बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डी कोडिंग फिज़िक्स एमडीके 2024 के लिए हम फाइनल शॉर्ट एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में जो एमसीक्यूज़ है तो वो लीनियर मोमेंटम और इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बग़ैर किसी टाइम वेस्ट किए। ये पूरा सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, in an elastic collision of two particles the following is conserved। इलास्टिक कोलिजन में कौन सी क्वांटिटी या ऑप्शन में से कौन सी चीज़ कंजर्व होती है। देखिए बात तो सिंपल है कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होती है। इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। लेकिन एग्ज़ाम में या टेस्ट में या ये जो एमसीक्यू है ये इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते। इसके ऑप्शन को आपने गौर से देखना होता है, हर एक ऑप्शन को आपने रीड करना होता है, तो उसमें कुछ टेक्निकलिटी होती है जो कि आप लोगों ने गौर करना है। ऑप्शन ए है स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। क्या हर एक पार्टिकल की स्पीड कंजर्व होगी? नो, ठीक है, क्योंकि ईच पार्टिकल की बात नहीं हो रही। जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हमारा मकसद कंजर्वेशन इन सिस्टम होता है। सिस्टम अगर दो बॉडीज़ हैं तो दोनों बॉडीज़ को कलेक्टिवली हम कंसिडर करेंगे तो वहाँ पर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, ईच पार्टिकल की नहीं होगी। ऑप्शन बी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द पार्टिकल्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है कि जब भी हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हम सिस्टम की बात करते, किसी इंडिविजुअल पार्टिकल की बात नहीं करते। तो ये आपने ऑप्शंस को गौर से देखना होता है, वरना बाकी तो सिंपल सी बात थी कि इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शेल इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट मतलब इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो ज़ीरो है। एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसेस ऑफ इक्वल मास देन द टू पीसेस वेल। अगर वो दो पीसेस में एक्सप्लोड हो जाता है या डिवाइड हो जाते हैं और दोनों की मासेस इक्वल है, ठीक है, ये इनिशियली एट रेस्ट है। तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इन दोनों पीसेस के लिए? देखिए इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होगी। अब फाइनल मोमेंटम ज़ीरो एक ही केस में पॉसिबल है और वो ये है कि अगर एक पीस की मोमेंटम p है प्लस p है तो दूसरे पीस की जो मोमेंटम है वो माइनस p है, ठीक है। तो नेट मोमेंटम ज़ीरो होगी, इसी एक केस पॉसिबल है। मासेस दोनों की इक्वल है तो दोनों के वेलोसिटीज़ भी इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शंस होंगे। तो दोनों जो पीसेस हैं दे विल मूव विद द सेम वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन। ऑप्शन डी को देखें तो उस केस में एक की मोमेंटम p बन जाएगी, दूसरी की मोमेंटम माइनस p और नेट मोमेंटम इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन टू बॉडीज कोलाइड इलास्टिकली। अगेन इलास्टिक कोलिजन के बारे में कहते हैं कि क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एलोन इज कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व होती है लेकिन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, तो ये ऑप्शन गलत है। ओनली मोमेंटम इज कंजर्व, ये भी गलत है क्योंकि दोनों कंजर्व होती, एक नहीं होता। बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, दोनों कंजर्व होती है। तो ऑप्शंस को आपने ज़रूर गौर से देखना होगा। अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास m है, मोमेंटम p, इट्स काइनेटिक एनर्जी वेल बी। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का फार्मूला पूछते हैं तो ऑप्शन ए है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल होती है p स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। p मोमेंटम है और m जो है मास है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं, इस पर डायमेंशंस के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इस पर रिलेशन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए और इस वजह से मैंने टेस्ट में भी इंक्लूड किया है। क्वेश्चन 5 है, बॉडी ऑफ मास 2 kg मूव्स विद एन एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम कहते हैं ना कि इट इज़ इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी। तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वल होती है और फोर्स के लिए हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू ma। तो सिंपल मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करें तो हमें फोर्स मिल जाएगी। मास 2 kg है, एक्सेलरेशन 20 है, तो 40 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी चेंज इन मोमेंटम आ जाएगी। रिमेंबर ये चेंज इन मोमेंटम है, ओनली मोमेंटम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स आर सेम एज दोज ऑफ। इम्पल्स के डायमेंशंस किस चीज़ के इक्वल है? तो फोर्स गिवन है, एंगुलर मोमेंटम गिवन है, प्रेशर गिवन है और नन ऑफ दीज गिवन है। इम्पल्स किस चीज़ के इक्वल है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम है ना,
फोर्स क्या है, न्यूटन है, तो न्यूटन सेकंड है। ठीक है, न्यूटन सेकंड किस चीज़ का यूनिट है, तो गिवन ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। ये जो है लीनियर मोमेंटम का यूनिट है। किस चीज़ का यूनिट है, लीनियर मोमेंटम का। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर होगा। लीनियर मोमेंटम का यूनिट किस तरह है, लेट्स डिस्कस इट। वो इस तरह है कि लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड न्यूटन, ये बन जाता है। ठीक है, और इम्पल्स का क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई बाय टाइम है, तो मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो एक सेकंड के साथ कैंसिल, वही केजी मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इतनी मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी इज इक्वल टू। देखिए वही सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन कितनी टेक्निकलिटी लाते हैं इन क्वेश्चन में, इसको ज़रा गौर से देखिए, यही एग्जाम में होता है। चेंज इन मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, पता है कि वो फोर्स के इक्वल होती है, लेकिन अगर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो तो वो किस चीज़ के इक्वल होती है। तो हमें पता है कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर अंडर ग्रेविटी जो फोर्स एक्ट करती है, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको वेट कहते हैं, तो ये वेट के इक्वल होती है। अगला क्वेश्चन है, मास एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इंक्रीज यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारा करेक्ट आंसर है, और इसलिए है क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है, कांस्टेंट नहीं एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन को इंक्रीज करने के लिए एक नेट फोर्स की ज़रूरत होती है, और वो फोर्स भी टाइम के साथ साथ इंक्रीज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या वो इफेक्ट ऑफ फोर्स को एक्सप्लेन करती है, यस एक्सप्लेन तो करती है इन अ सेंस, बट इन गिवन ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ज़्यादा सूटेबल आंसर वो ऑप्शन डी है, एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेस इन नेचर। थर्ड लॉ ये एक्सप्लेन करती है कि, सॉरी इफेक्ट ऑफ फोर्स नहीं एक्सप्लेन करती, इफेक्ट ऑफ फोर्स सेकंड लॉ एक्सप्लेन करती है कि जब फोर्स एक्सर्ट होती है किसी ऑब्जेक्ट पर तो वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये गलत ऑप्शन है, एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स भी नहीं करती, और एग्जिस्टेंस ऑफ टू फोर्सेस भी नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेस इन नेचर। थर्ड लॉ ये कहती है कि अगर एक फोर्स एग्जिस्ट करती है नेचर में तो उसका एक इक्वल और अपोजिट फोर्स भी होगी, तो हमेशा फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स होती है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, इफ़ एनीवन इज़ वाचिंग राइट नाउ तो कमेंट में बताएं कि थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग तो फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करती है, लेकिन थर्ड लॉ की लिमिटेशन क्या है, वो कौन सी फोर्सेस है, इसकी लिमिट मुझे बताएं, वो कौन सी फोर्सेस है जो कि थर्ड लॉ से एक्सप्लेन नहीं होती, थर्ड लॉ को ओबे नहीं करती, न्यूटन थर्ड लॉ को, वो कौन सी फोर्सेस है, टेल मी इन द कमेंट्स। अगर आपको नहीं आता तब भी बताएं, आई विल सेंड यू इन रिप्लाई। Next, a man throws a ball vertically upward in a compartment of an accelerated train. The ball will fall. तीन केसेस है, एक बंदा है वो ट्रेन के अंदर या किसी भी गाड़ी के अंदर बैठा है और वो बाल को या किसी भी कॉइन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता है वर्टिकली, तो अगर जो ट्रेन है या जो भी गाड़ी है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो उसके हैंड में गिरेगा। अगर उसकी वो एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा है, तो बाल जो है वो बिहाइंड द मैन गिरेगा, और अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है उसकी एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रहा है या डिसेलरेट हो रहा है, तो वो उस मैन से आगे इन फ्रंट ऑफ हैम गिरेगा। इस पर मैं एक डिटेल लेक्चर आप लोगों को दूंगा कि ये क्यों ऐसा होता है। फिलहाल सिर्फ ये याद रखिए कि एक्सेलरेटेड ट्रेन है तो ये इसके बिहाइंड गिरेगा, इस पर हम डिटेल लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह। A man throws a ball vertically upward in a compartment of a decelerated train. अगर decelerated है तो वो उसके फ्रंट में गिरेगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 1 kg एंड 3 kg आर प्लेस्ड इन कंटेक्ट। देखिए जब भी हम बात करें कि दो मासेस हम कंटेक्ट में प्लेस करते हैं तो वो एक्ट करता है एज अ सिंगल मास सिस्टम। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों इन कंटेक्ट है और इस तरह कंटेक्ट में है कि मतलब बिल्कुल ग्लू से, जिस तरह एक ऑब्जेक्ट वो नज़र आते हैं ना, तो किसी ग्लू से चिपके हुए हैं बिल्कुल, तो वो एक्ट करते हैं एज अ वन मास सिस्टम। तो उस केस में हम टोटल मास को काउंट करेंगे, एक 1 kg है एक 3 kg है, तो दोनों की मास इक्वल टू 4 kg हो जाएगी। अब क्या कहते हैं, एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg मास विल बी, और दोनों की एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगी, सेम एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो वेरी सिंपल, एक्सेलरेशन को हम न्यूटन सेकंड लॉ से फाइंड करते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए है,
और A इज़ इक्वल टू F/m है। तो फोर्स कितना है 40 न्यूटन है और दोनों की मास कितनी है 4 है। कंबाइंड मास हम लेंगे, रिमेंबर क्या लेंगे हम, कंबाइंड मास लेंगे। इसमें कम्प्लेक्स सिचुएशन भी बन जाती है, उस पर हम अलग से देखेंगे। तो 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पर 10, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जनाब, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी सेवरल इफेक्ट्स आर पॉसिबल। जब भी किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है तो मुख्तलिफ इफेक्ट्स पॉसिबल है। इनमें से कौन सा इफेक्ट पॉसिबल नहीं है? बॉडी स्पीड अप, यस पॉसिबल है कि फोर्स की वजह से बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो जाए। ऑप्शन बी है द बॉडी रोटेट्स, ये भी पॉसिबल है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती है। ऑप्शन सी है द बॉडी चेंजेस डायरेक्शन, ये भी पॉसिबल है। ऑप्शन डी मास ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज, ये गलत है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। फोर्स की वजह से ये प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ये बात कभी भी नहीं हो सकती, नेवर पॉसिबल। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ, अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स की यूनिट है न्यूटन सेकंड, यस। तो यहाँ पर क्यों गिवन नहीं है इम्पल्स, लीनियर मोमेंटम की भी यूनिट है। इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम दोनों की यूनिट सेम है। अगला क्वेश्चन है, लाइट एंड हैवी बॉडीज हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो विच वन हैज द ग्रेटर मोमेंटम। देखिए मोमेंटम का फार्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, P इज इक्वल टू अंडर द रूट 2m k, वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी। तो अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है लेकिन मासेस डिफरेंट है दोनों की, एक की मास ज़्यादा है, हैवी है, और एक की मास कम है, वो लाइट है, तो मोमेंटम किसकी ज़्यादा होगी? तो देखिए अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो मोमेंटम किस चीज़ का प्रोपोर्शनल हो जाता है, अंडर रूट ऑफ मास, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है। तो जिसकी मास ज़्यादा उसकी मोमेंटम ज़्यादा, जिसकी मास कम उसकी मोमेंटम कम, तो हैवी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम ग्रेटर होगी। क्वेश्चन 16 है, इलास्टिक कोलिजन इन्वॉल्व लॉस ऑफ एनर्जी। नहीं, एनर्जी लॉस नहीं होती सिस्टम की, गेन भी नहीं होती, रिलेशन तो ज़रूर है। और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, नो गेन नो लॉस। ना तो एनर्जी गेन करता है सिस्टम, होल सिस्टम की हम बात करें इलास्टिक कोलिजन में, ना वो लॉस करती है, मतलब एनर्जी कंजर्व होती है। क्वेश्चन 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा लेंथी स्टेटमेंट भी है। When two bodies move toward each other with constant speeds, the distance between them decreases at the rate of 6 मीटर पर सेकंड। दो बॉडीज है और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनके बिटवीन जो डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो दोनों का है, रिलेटिव वेलोसिटी वो 6 मीटर पर सेकंड है। इफ़ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, अब अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाए, एक ही डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, तो फिर इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है ये इट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। अब इनकी स्पीड्स क्या होगी, दोनों की स्पीड्स मुझे बताए। देखिए फार्मूला की तरफ नहीं जाते, सिंपल सी बात करते हैं। जब दो बॉडीज़ अपोजिट डायरेक्शन में जाती हो तो उनकी स्पीड जो है वो माइनस होती है, ऐड होती है V1 प्लस V2। तो V1 प्लस V2 का रिजल्ट क्या है, 6 मीटर पर सेकंड है। तो गिवन ऑप्शन में से वो ऑप्शन ढूंढे, अगर हम उनको दोनों को ऐड करें तो उसका आंसर 6 मीटर पर सेकंड आना चाहिए, और अगर हम उनको माइनस करें तो आंसर 4 मीटर, मतलब 4 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए को देखे, 5 + 1 इज इक्वल टू 6 और 5 - 1 इज इक्वल टू 4, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, बाकी को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, यही चार ट्रिक्स होती है। नेक्स्ट है, पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग westwards with velocity with speed v collides with an identical particle moving northwards with speed v, if they stack together after the collision what is their common speed after the collision। देखिए एक पार्टिकल है जो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है, वाई के डायरेक्शन में, और दूसरा पार्टिकल है वो वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और दोनों की स्पीड क्या है, दोनों की स्पीड v है, इसकी भी स्पीड v है, इसकी भी स्पीड v है। अब अगर ये कोलिजन करे और कोलिजन के बाद क्या हो जाए, दोनों में स्टेक हो जाए एक दूसरे के साथ, तो व्हाट इज़ देयर कॉमन स्पीड आफ्टर द कोलिजन। ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है लेकिन मैं इसको इग्नोर करता हूँ, इंशाल्लाह एक अलग लेक्चर में इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, सिर्फ आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर सी है, ठीक है, V/√2 ये इसका करेक्ट आंसर है। कैसे है, वेल डिस्कस इट। क्वेश्चन 19 है, इन अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन आर इक्वल। ठीक है,
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर है तो वहाँ पर क्या होता है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। मतलब अगर एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो दूसरी की ज़्यादा होगी, लेकिन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। मास में तो चेंज आती नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होने का मतलब है कि दोनों की स्पीड भी कंजर्व होगी। बिफोर और आफ्टर जो वेलोसिटी है वो इक्वल होगी, लेकिन रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इन सेपरेशन, रिमेंबर रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अगर एक की इंक्रीज हो गई तो दूसरे की उतनी अमाउंट डिक्रीज होगी, लेकिन कंबाइनली ये इक्वल होंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ टू कार्स आर मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड 15 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी बता दिया अगर दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों की जो स्पीड्स है या वेलोसिटीज है वो 8 होंगे, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड 5 और 10 इज इक्वल टू व्हाट, 15 मीटर पर सेकंड। तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 15 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन सेम तो वेलोसिटीज़ माइनस होंगी, और डायरेक्शन अपोजिट तो वेलोसिटीज़ ऐड होंगी। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन सेशन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।